जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ 4.0 में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में पॉलिटी का 350 महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे इसमें। और ये जो पॉलिटी का 350 महत्वपूर्ण सवाल आपको VVI टाइप के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस सिपाही, बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SSC में काफ़ी कारगर साबित होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। और ये जो पॉलिटी जो है, हम 10 किताबों का पूरा निचोड़ लाए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक किताबों से उठा के लेकर के आ गए हैं, प्रॉपर 10 किताब से आपको इसका पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन है हमने छाँट के लाया है। तो और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ 4.0, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करें ताकि हमें भी मनोबल ऊंचा हो और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लाएं। तो दोस्तों, एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए फिर आज के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी का। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी दोस्तों। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता का प्रावधान था। तो पुनः समझौता का जो प्रावधान था दोस्तों, वो क्या था? पुनः समझौता का जो प्रस्ताव था वो था हरिजन के लिए आरक्षण सहित हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पुनः समझौता जो हुआ था, पुनः समझौता कब हुआ था? तो पुनः समझौता हुआ था आपको 1932 में, ठीक है। पुनः समझौता तब हुआ था 1932 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जो है आधुनिक मनु, और इनका जो जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये प्रथम कानून मंत्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो वह थी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है? तो किसको शक्ति प्रदान की है? तो वो की है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और यदि अध्यादेश जो था राष्ट्रपति एक्ट 123 में था और गवर्नमेंट एक्ट 213 में था, जिसकी अवधि 6 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? ये किया गया था 1973 में। तो अब देख लेते हैं। भारत के जो प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भारत के प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, इसको आप याद रखिएगा। और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था दोस्तों 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था वो था 1784 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मांटे
मिंटो मार्ले सुधार का आदेश क्या था दोस्तों? तो यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल जो था पारित हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। 1919 में मार्टिन चैम्सफोर्ड ने सचिव और चैम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। और देख लेते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है यह भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। और इसमें 1935 में आरबीआई का भी गठन हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में, और इसके राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो प्रावधानों का सार क्या था दोस्तों? तो यह सार था प्रांतों में दोहरा शासन, यानी द्वैध शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका जो सदस्य नहीं था दोस्तों वो था ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो था इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह था किसका? महात्मा गांधी। और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गोखले बोला जाता था। तो यह था भारतीय अशांति के जनक। बाल गंगाधर तिलक जो जी थे वो क्या थे? वो भारतीय अशांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया? ये थे मोतीलाल नेहरू। और ये देख लीजिए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये पहला बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, वह अस्थायी था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसको राजेंद्र प्रसाद ने अस्थायी तौर पे करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मतदान उम्र पहले था 21 वर्ष, उसके बाद वर्तमान में घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। यह 16वां संशोधन 1989 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह था क्रिप्स योजना। क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, आप लोग याद रखिएगा, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा था वो किसके द्वारा गठित की गई दोस्तों? ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होते हैं। ब्रिटिश प्रांत 292 और कमिश्नरी क्षेत्र 4 और देशी रियासतें 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? तो प्रस्तावित मूल संविधान के अनुसार सदस्यों का
विभाजन ये किस प्रकार होना निश्चित था, तो ये है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, और सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी चौथा इसमें से सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो यह है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो संविधान सभा के किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो ये लिया था हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो कहाँ से था, वो कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारत एक है, भारत क्या है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप लोग याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है दोस्तों, तो गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, और राज्य जहाँ पर वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो नहीं है दोस्तों, वह है लोक कल्याण। क्या है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। जोड़े इसमें 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन को जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है दोस्तों कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है दोस्तों, तो वह है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है, क्या होता है, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो ये होती है दोस्तों हम भारत के लोग शब्दों में, हम भारत के लोग शब्दों में, वी पीपुल ऑफ इंडियन विथ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हम कहाँ देख सकते हैं, तो आदर्श हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो यह है हमारा देश भारत का। किसका है, भारत का। किसका है दोस्तों, तो यह भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, यह असंत कठोर व असंत लचीला है। असंत कठोर व असंत लचीला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है दोस्तों, तो वह है भारत का संसदात्मक प्रजातंत्र है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है दोस्तों, तो यह पड़ा है
भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और भारतीय संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को बना था दोस्तों, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या है? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों? तो यह अपनाई गई है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह हो जाएगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। तो भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। किससे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जनता से, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम पीपल ऑफ द इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली है दोस्तों, वो ली है कनाडा से। कहाँ से ली है दोस्तों? कनाडा से ली है। और 7वीं सूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और जर्मनी का बर्लिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो ग्रहण की गई है वो की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। और संघीय प्रणाली लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है जापान से। कहाँ से ली गई है दोस्तों? याद रखिएगा, जापान से। और मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का निम्न नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस संविधान से लिया गया था दोस्तों? तो यह लिया गया था आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किसे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद का अवधारणा किस देश से की देन है? तो यह देन है इंग्लैंड की। किसकी है? इंग्लैंड की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है, मौलिक अधिकार।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान कितने भारत संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 22। कितना? 22, याद रखिएगा 22। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाषा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? तो भाग 20 में इसका उल्लेख है। संविधान 20 में इसका क्या है? उल्लेख है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन डी, भाग 9। भाग 9। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है दोस्तों? तो यह है भाग 9। भाग 9 याद रखिएगा, भाग 9। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों, वह है भाग 9A। भाग 9A, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9A। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और भाग 9 में पंचायती का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है दोस्तों, वह है भाग 3। भाग 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया है भाग 4 में। भाग 4 के क में, याद रखिएगा, भाग 4 के क में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। भारत के संविधान का भाग 8 जो संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। इसमें देख लेते हैं, 5 संघ हैं, 6 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यह सही सुमेलित नहीं है, वह है भारत का महान्यायवादी भाग। तो भारत का महान्यायवादी, बाकी जो मूल कर्तव्य है राज्य है और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं ये सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले था 8, अब हो गया है 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल कितनी अनुसूचियां थी? कुल 800 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? तो वो थी 8। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो यह जोड़ी गई है दोस्तों पहला 1951 में। पहला 1951 में। तो देख लेते हैं, 10वीं जो है दल बदल, 52वां जो है 1985 में, 11वीं जो है 73वां 1992 से 93 में और 12वीं जो है नगर पालिका 74वां वो 1992 से 93 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 10वीं में। किसमें? 10वीं में। क्वेश्चन नंबर 65 है,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यह अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों 12वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान का दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? यह है महत्वपूर्ण पदाधिकारों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारों के वेतन से है। अगला क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह है प्रथम अनुसूची में। क्या है? प्रथम अनुसूची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इस अनुसूची में है दोस्तों 8वीं में। किस में है दोस्तों? 8वीं में है, 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर नेतृत्व के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है 10वीं अनुसूची में। कहाँ की गई है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या है? एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो भारत को राज्यों का संघ से वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया था? वो 1953 में किया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे राज्य का गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, और राज्य पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था अगस्त 1952 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्य में गठन और सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है दोस्तों वो है संसद को। किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो घटा या बढ़ा सकता है सांसद। कौन कर सकता है? सांसद। अगला क्वेश्चन है अन्य राजवाड़ों में के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो यह किया था जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीबी मेनन। वो बीबी मेनन ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था दोस्तों? यह भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1953 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो मोती सिरामुल्लू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? तो यह करता है एकल नागरिकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 याद रखिएगा, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, तो वह कारण ये हो सकता है कि दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो 2019 का जो उद्देश्य है दोस्तों वह है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। वह त्यागने पर, प्रत्यावर्तन पर और वंचित किए जाने पर या उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान थे वो कब लागू हुए दोस्तों। तो हुए 1949 में। कब हुए 1949 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो किससे संबंध है दोस्तों। जिसका संबंध है मूल अधिकार से। किससे, मूल अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी दोस्तों। तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है दोस्तों वह है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है। तो यह कहा है भाग 3 को। भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है। अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है, अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो 7 दिए गए थे। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान में भारतीयों को मौलिक अधिकार 6 प्राप्त है। 6 मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है क्या है, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का मूल अधिकार क्या है, मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है दोस्तों यह है उच्चतम न्यायालय पर और उच्चतम न्यायालय पर। उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों, क्या कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार किस देश के संविधान में लिया गया है। तो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है। तो निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है दोस्तों। देखिए है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो निर्धारण किया गया है दोस्तों वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है दोस्तों, तो है भाग 4 के ए। भाग 4 का ए।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था दोस्तों? तो यह जोड़ा गया था 2002 में। कब? 2002 में 66वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 48 के ए, अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 के ए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत का मौलिक कर्तव्य दोस्तों वह है हमारी मिलीजुली संस्कृतियों सभी विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, वह है हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान से प्रारंभ से है, संविधान से प्रारंभ से ही है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति पद की अर्हता से संबंध में क्या सही नहीं है दोस्तों? तो यह सही नहीं है कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु की हो और राज्यसभा का सदस्य हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति क्या होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है संसद सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है दोस्तों वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेनाध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो वह होते हैं संसद के दोनों सदनों का सदस्य। संसद के दोनों सदनों का सदस्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं है, इसकी जो है कोई सीमा नहीं गई है, लेकिन मिनिमम जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, इनडायरेक्टली, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामकरण का निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो यह है 20। कितना है? 20। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो यह है कुछ भी नहीं। एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार से निर्वाचित, यानी कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है दोस्तों? तो है अमेरिका के राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों, वह है राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है दोस्तों वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है दोस्तों, वह संसद की किसी सदन का सदस्य हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद की जो अधिकतम आयु, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम 35 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली होता है, यानी संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है दोस्तों? तो है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से किए गए हैं, आयरलैंड से किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय के किस भाग में दोस्तों है? भाग 4 में है, भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति तत्वों का जो उल्लेख है दोस्तों है अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो यह है केटी शाह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार को अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो यह था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया जाता है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया जाता है दोस्तों, तो यह है नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वो वाद्य योग्य नहीं है। निर्देशक तत्व सिद्धांत जो क्या है? वाद्य योग्य नहीं है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध का उल्लेख किस भाग में है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है वो होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों 1, 2 और 3, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 105। क्या है? अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है दोस्तों? वो है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों? तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा संसद का उच्चतम सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उपरोक्त सभी हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए जो है राष्ट्रपति सक्षम होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो संसद के सत्र होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है दोस्तों? तो ये दिया जाता है 6 महीना। कितना दिया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जाना जाता है राज्यसभा, राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो प्रभावी संख्या होती है 245। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, 12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना होता है दोस्तों? तो ये देख लीजिए, निर्वाचित 233 है और मनोनीत 12 है, तो इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है कितना? 245 होता है, 245 होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं दोस्तों, वो चुने जाते हैं 31, और महाराष्ट्र चुने जाते हैं 19, तमिलनाडु से 18 और वेस्ट बंगाल और बिहार मिला करके कितना? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा में चुनाव हेतु अभ्यर्थी का जो उम्र है, आयु है, उससे 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के संघों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? वो कितना होता है? 2 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है निर्धारित, वो है 500। कितना है? 500, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है 552। कितनी होती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में
एसी के शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 84 और एसटी के लिए 47 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है दोस्तों? तो वो है जनसंख्या पे, पॉपुलेशन पे होती है, याद रखिएगा, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है दोस्तों। यह है ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद प्रथम जो चुनाव हुआ था दोस्तों वो कराया गया था 1952 में। 1952 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो वह है चांदनी चौक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है दोस्तों वह है कौन सा? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये सबसे ज़्यादा है दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है? ये नियुक्त किए जाते हैं। क्या होता है? नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जो प्रधानमंत्री हैं वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना बार भी ये नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? तो कालानुक्रम जो सही है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर हो जाएगा इंदिरा गांधी, फिर हो जाएगा मोरारजी देसाई और फिर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 75 में, आर्टिकल 75 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार के जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग 25 ईयर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या है? भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। क्या हो सकता है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये करता है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत उदासीन रहता है? तो ये रहता है दोस्तों लोकसभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो यह रह सकता है कितना? 6 महीना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में क्या शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है दोस्तों, यह होता है राष्ट्रपति के प्रति। क्या है? राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किस सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो यह है 6 मास बाद। 6 मास बाद। 6 मास बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो यह करता है दोस्तों अनुच्छेद 75। क्या करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो हैं वो मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो है उप प्रधानमंत्री। क्या है? उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के फर्स्ट प्रमुख उप जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट जो है भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रमुख उप प्रधानमंत्री, भारत के जो फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो अब तक कितने व्यक्ति जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो वो हुए हैं 7। कितने हुए हैं? 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं है? तो यह है बी.डी. जत्ती। कौन है? बी.डी. जत्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है दोस्तों होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है दोस्तों वह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष पद की जो शपथ ग्रहण है दोस्तों वह कराता है। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। लोकसभा अध्यक्ष की जो है इसमें शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो अपना पद कब खाली कर देता है? वह करता है अगली लोकसभा के गठन के बाद। अगली लोकसभा के जब गठन होता है उसके बाद वो त्याग देता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था संसद के नियम समिति से। संसद के नियम समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है दोस्तों? तो इसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की जो समिति है दोस्तों? तो वह है लोकसभा की समिति, लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है दोस्तों वह है प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो होते हैं लोकसभा के सदस्यों से ही चुने हुए जाते हैं। समझ गए? लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो यह है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का जो गठन था दोस्तों वह किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। याद रखिएगा, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो यह हैं 22। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा समिति के लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 15 और 7। कितना होते हैं? 15 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है दोस्तों? तो यह है
भाग 5 में, भाग 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार का अधिनियम 1935 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? वो है 7। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया दोस्तों? वह किया गया है 33। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? वो है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी आर्द्रता होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्न में से कौन सी आर्द्रता होनी चाहिए दोस्तों? तो वह है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किसके परामर्श होते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श होते हैं दोस्तों? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? भारत के 35 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी दोस्तों? तो वही थी आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी अस्थायी खंडपीठ जो है क्या है? किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? तो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कहाँ? गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संशासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है? भारत के किस संशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो वह है दिल्ली का। किसका? दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो स्वयं का जो उच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों वह है नागालैंड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का
उच्च न्यायालय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है दोस्तों? वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है दोस्तों, वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो भारत का किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय दोस्तों? वह है दिल्ली व जम्मू कश्मीर, दिल्ली व जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है दोस्तों, वह होता है राज्यपाल, गवर्नर। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो वो है गवर्नर को। गवर्नर का हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? ये करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है दोस्तों? वह होता है 3,50,000। कितना होता है? 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? वो आता है राज्य के संचित निधि से। किससे? राज्य के संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है दोस्तों? तो वह होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है, यदि संबंधित राज्य का विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? ये नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों वो अनुच्छेद 165 में की जाती है। 165 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की जो बैठक है दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है दोस्तों यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी
होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ये थे रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, वह थे पवन चामलिंग। कौन थे? पवन चामलिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। कौन होता है? विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विदनात्मक विधानमंडल है? तो द्विदनात्मक जो विधानमंडल है दोस्तों, वहाँ 16 हैं। कितने हैं? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है दोस्तों? वो है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो द्विसदनीय जो विधायिका है दोस्तों, वह है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। कम से कम 40, ऑप्शन ए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है दोस्तों? वह है ऑप्शन ए तेलंगाना। ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों, वो है 75। कितनी है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समिति की व्यवस्था की गई है? तो यह अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है अनुच्छेद 170। किसके तहत? अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों? वो है 500। कितनी? 500। और यूपी में है 402।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य की जो विधानसभा के जो सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है दोस्तों, वो कितनी हो सकती है? 60। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली व पांडुचेरी, दिल्ली व पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों, वह है 403। कितनी है? 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम यानी कुल संख्या का कितना हिस्सा है? विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है दोस्तों? तो यह है 1/10। कितना है? 1/10। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? तो तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है दोस्तों, वह है चुनाव व्यवस्था से, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के अंतर्गत पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है दोस्तों? तो यह है ब्रिटेन के। किसके? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। अगला क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी होता है दोस्तों, वह होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है दोस्तों? वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और पहला चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये थे कुमार सेन। कुमार सेन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपचुनाव कराया जाता है? तो उपचुनाव कराया जाता है कभी भी, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो कराए गए थे 1952 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में पहली बार
महिलाओं का जो मताधिकार प्राप्त हुआ था 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का जो विस्तृत उल्लेख है संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का जो संबंध है दोस्तों वह है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं? तो यह है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई ऐसा मामला जो भारत की 3 सूचियों में निम्न उल्लिखित नहीं है। तो कोई ऐसा मामला जो भारत की 3 सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति के पास होती है। तो किसके पास होती है? केंद्र विधायिका के पास होती है। किसके पास होती है दोस्तों? केंद्र विधायिका के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो अब उनकी संख्या हो गई है 100। कितनी हो गई है? 100 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी हो गई है? तो अब यह संख्या हो गई है 52। अब इस संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 52 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय है दोस्तों, यह है राज्य की सूची में। क्या है? राज्य की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है दोस्तों। क्या है? राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय है दोस्तों, यह क्या है? समवर्ती सूची में। क्या है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? वह 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो पहले थे 14, अब हो गए हैं कितनी? 22 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों? यह है 343 से 351 तक। 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? यह है हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर। कौन किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों? यह है भोजपुरी। क्या है? भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे बीजी खेर। कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? वो है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची के में 21वें संवैधानिक द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो जोड़ी गई है सिंधी। क्या जोड़ी गई है दोस्तों? सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में किन वर्गों के संबंधों में विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया दोस्तों? यह किया गया है भाग 3 में। भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है जिसका निर्धारण करने का अधिकार किसको दोस्तों? यह है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा के आरक्षण दिया जाता है? लोकसभा आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 में। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में लोकसभा यानी लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है? तो यह है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 47 है। 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यह है 89वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है भाग 20 में। इसका अनुक्रमांक 368, सीरियल नंबर 368। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों? यह संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से जो ली गई है दोस्तों, ली गया है संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? यह किया जाता है संसद। कहाँ? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारत में संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है? तो पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? तो यह है 36वां। यह है 36वां 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो यह माना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें 42 यानी 42वें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? यह है 42वें। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो यह हैं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में है। क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है दोस्तों अनुच्छेद 16। क्या कहता है? आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो है अनुच्छेद 17। क्या है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यह करता है अनुच्छेद 57। आर्टिकल 57।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यह दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 19। क्या दी गई है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? ये दी गई है अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19A फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों? ये अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों? तो यह है 9। क्या है? ऑप्शन ए इसका 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है दोस्तों यह है भाग 9 के क, भाग 9 के क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह देता है दोस्तों अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 11वीं सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो यह है पंचायतों का कार्यक्रम। क्या है? पंचायतों का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो यह है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यह है जनता को विकास मूलक प्रशासन के में भागीदारी योग्य बनाना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? तो यह है 11 के बी, 11B। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो यह हमारे आरक्षित किए गए हैं 1/3। कितने? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे वो महात्मा गांधी थे, सिद्धराज डड्डा थे, राजीव गांधी थे, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है दोस्तों वह है पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ? पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है दोस्तों? क्या होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति करता है दोस्तों वो करता है अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो अब तक 3 बार घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस परिस्थितियों में कर सकता है? तो वो कर सकता है दोस्तों युद्ध के टाइम में और बाहरी आक्रमण में और सशस्त्र विद्रोह में, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो ये की थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, ये आंतरिक जो अशांति था इसके कारण किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था उस टाइम भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे? तो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वह थे बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की थी दोस्तों थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो यह रखे गए दोस्तों आंतरिक अशांति। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे? तो ये थे आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष किसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो यह दोस्तों 1 माह के अंदर, विद इन ए मंथ। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसे ही आगे सिर झुकाती है दोस्तों। तो आज का हमारा ये पॉलिटी का चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और दोस्तों जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स लाएं। तो थैंक यू दोस्तों।